हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टडी फॉर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल। और आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन सीरीज़ की। आने वाले एग्ज़ाम यूके पीएससी आरओ एआरओ को ध्यान में रखकर जो ये जो बाकी जो बचे हुए दिन हैं मंडे से लेकर सैटरडे तक, इसमें हमें अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना चाहिए। करंट इवेंट्स, उत्तराखंड स्पेशल और बाकी जो जीके के क्वेश्चन आते हैं वो। तो अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको अभी नंबर भी इसमें दिखाऊंगा कि इसमें आप शेयर कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको पीडीएफ मिल सकती है विद सॉल्यूशन, विद एक्सप्लेनेशन। ये बड़ी खास बात है इस क्वेश्चन पेपर की, ठीक है। तो बिना कोई खास टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं सीधे पहले क्वेश्चन से। दोनों भाषाओं में है, तो शुरुआत हम करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना टाइम वेस्ट किए। हिंदी वाले से पढ़ते हैं, ठीक। तो नई सौर ऊर्जा नीति के तहत सरकारी भूमि पट्टी पर लेने और अपनी सौर योजना स्थापित करने वाले के लिए कितने प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार देना अनिवार्य किया गया है? इसका आंसर है आपका सी, ठीक। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। फटाफट आगे बढ़ते हैं, रिवीजन भी करते रहिएगा आप लोग। उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल कृषि मंत्रालय के मंत्री के बारे में पूछा गया है। अविवाहित महिलाओं के लिए 50% सब्सिडी योजना की घोषणा करी है। इनमें से जो आपको ये तीन नाम दिख रहे हैं, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमन, मेनका गांधी, इनका संबंध उत्तराखंड से है ही नहीं। तो सीधा आंसर क्या आ रहा है आपका? ए, रेखा आर्या। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड में 50% सब्सिडी योजना हेतु पात्र होने के लिए महिलाओं के लिए अधिकतम मासिक आय कितनी होनी चाहिए? तो ये रखी गई है 6,000 रुपये, ठीक है। याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। कि उत्तराखंड में 50% सब्सिडी योजना हेतु पात्र होने के लिए महिलाओं के लिए अधिकतम मासिक आय की सीमा कितनी होनी चाहिए? 6,000 रुपये होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में देश में पहली बार छात्राओं के लिए मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश की शुरुआत की गई है? इसको मैं इंग्लिश में ही पढ़ूंगा। विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस मेंस्ट्रुअल एंड मैटरनिटी लीव फॉर स्टूडेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम? आसान सा सवाल है, केरला है इसका राइट आंसर, ठीक है। हाँ, तो ये रहा। आप पॉज करके देख सकते हैं कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं और होपफुली बात भी करेंगे तो तुरंत ही आपको सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि इस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स भी दिए हुए हैं और एक्सप्लेनेशंस भी दिए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा सेटअप है ये। 5वां, कौन सा देश भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर प्रदान करता है? बहुत ही आसान सा सवाल है। अपाचे नेम यूएसए में काफ़ी प्रचलन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5th का सी, राइट आंसर इज सी। हाल ही में चर्चा रहा गोर्शकोव, नाम से पता चल रहा है कि ये रशिया का होगा, तो इसका आंसर क्या है? रशिया। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गोर्शकोव क्या है? वॉरशिप है, फाइटर प्लेन है, हेलीकॉप्टर है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको याद रखना होगा क्या कि ये एक क्या है? एक वॉरशिप है, अर्थात एक युद्धपोत है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। दोनों पहलू देखने होंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 7, वित्त मंत्रालयों के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में अटल पेंशन योजना के कितने ग्राहक थे? 50 मिलियन थे, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? ओके, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप भेजेंगे कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी। 8th, आधार। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है क्वेश्चन नंबर 8। आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, कोविन, जीईएम और जीएसटीएम जैसे डिजिटल समाधानों के समूह का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर है इंडिया स्टैक। याद रखेंगे, इसका आंसर क्या है? इंडिया स्टैक। मैं फिर से रिपीट कर दूं आपके सामने। आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, कोविन, जीईएम और जीएसटीएन जैसे डिजिटल समाधानों के समूह का नाम क्या है? इंडिया स्टैक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल हाई प्रायोरिटी में रख के जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9, समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में कितनी अविवाहित महिलाएं हैं? 3.5 लाख, ठीक। कितनी अविवाहित महिलाएं हैं समाज कल्याण विभाग के अनुसार? वेरी इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 10, 10 अप्रैल 2023 तक उत्तराखंड में जंगल की आग की घटनाओं में कितने हेक्टेयर वन क्षेत्र को नुकसान हुआ है? ठीक। आज की स्क्रीन जरा वाइट है ना, इस वजह से लेंस थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगा रहा है और ये कभी कभी ब्लर्ड हो जा रहा है, तो प्लीज़ कोऑपरेट, ठीक है। मैं आपके लिए पूरा क्वेश्चन डिटेल में पढ़ रहा हूँ
ठीक है ना। इसका आंसर है 183.35 हेक्टेयर्स। तो 10 अप्रैल 2023 तक उत्तराखंड में जंगल की आग की घटनाओं में कितने हेक्टेयर वन क्षेत्र का नुकसान हुआ था? 183.35 हेक्टेयर। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड की अद्वितीय जैव विविधता का एक कारक नहीं है? चारों ऑप्शन आप देख रहे होंगे। 3 इसमें से बिल्कुल पूरी तरीके से एक समान है, लेकिन समुद्र से निकटता का कोई संबंध नहीं है उत्तराखंड से, तो इसका आंसर क्या होगा? समुद्र से निकटता। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड में वर्तमान पर्यावरण नीतियों पर चिपको आंदोलन के प्रभाव का विश्लेषण दिखाना है और सही कथन चयन करना है हमें। इसके परिणाम स्वरूप वनों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया था, पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा था। इसके परिणाम स्वरूप अधिक राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना हुई, ऐसा भी नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं उस चीज़ का। इसका सतत वानिकी प्रथाओं के कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ा, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी। तो जो हमारी सतत विकास की जो अवधारणा है उसको हम कह सकते हैं कि चिपको मूवमेंट से जरूर क्या मिला होगा? बल मिला होगा। तो इस हिसाब से एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सतत वानिकी प्रथाओं के कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ा था इसका, ठीक, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड की, अब जो वही क्वेश्चन है, पूछा गया कि इसमें कथन गलत कौन सा है। यह राज्य कई स्थानिक प्रजातियों का अधिवास है ना। वनों की कटाई का जैव विविधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन सी, इस राज्य में कई जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। ऑप्शन डी, जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता को खतरा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका बी, अर्थात वनों की कटाई का जैव विविधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है, पड़ता है। इसलिए यह स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पतियों की एक नई प्रजाति की खोज की जाती है तो इसके संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं? चारों ऑप्शन पढ़िएगा। 14वें क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें प्लीज। 14th का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 काफी आसान है। किस वर्ष में उत्तराखंड में भीषण बाढ़ आई थी? वर्ष 2013 किसको नहीं याद होगा? केदारनाथ की जो भीषण जो तबाही मची थी उसके बारे में हम सब परिचित हैं, तो इसका क्वेश्चन आंसर आसान है, 2013। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र में जल की कमी का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक जनसंख्या? जी नहीं, ऐसा बहुत ज़्यादा जनसंख्या उत्तराखंड में नहीं है। औद्योगिक भी प्रदूषण नहीं हो सकता उत्तराखंड में, क्योंकि ऐसे कोई उद्योग स्थापित नहीं है। अगर है भी तो वो मैदानी क्षेत्रों में है। अकुशल जल प्रबंधन को कारण माना जा सकता है, जलवायु परिवर्तन को भी माना जा सकता है, लेकिन सबसे जो नियरेस्ट ऑप्शन इसका है वो है 16th का सी, यानी कि अकुशल जल प्रबंधन। 17th, उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के समक्ष मुख्य चुनौतियां क्या हैं? स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, खराब सड़कों की कनेक्टिविटी, शैक्षणिक संस्थाओं का अभाव। ऐसे केसेस में पीसीएस लेवल के एग्जामों में अक्सर आंसर क्या होता है? ऑल ऑफ द अबव। इसका भी क्या है? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तराखंड के भाबर क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्राथमिक फसल कौन सी है? मुझे इस सवाल में थोड़ा सा डाउट है, मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप लोग मुझे लिख के भेजें कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक, कुछ कह रहे हैं कि इसका गेहूं है, कुछ कह रहे हैं कि इसका नाम गन्ना है। फिलहाल मैं चाहता हूं कि आप इसकी रिसर्च करिए और मुझे भेजिए कि इसका आंसर क्या होगा 18वें का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई की पारंपरिक विधि क्या है? नहर सिंचाई प्लेन्स में होती है, ड्रिप सिंचाई, ये सारी किस्में हैं प्लेन्स में होने वाली हैं। वेदिकाकरण अर्थात टेरेसिंग, टेरेस फार्मिंग एक इंपॉर्टेंट फार्मिंग है जो उत्तराखंड में सीढ़ी नुमा खेतों में आपने देखी होगी। तो इसका आंसर भी क्या है? 19th का वेदिकाकरण अर्थात टेरेस फार्मिंग। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, अब देखिए लेंस मैं बता रहा हूँ ना आपको, वाइट उसमें थोड़ा सा टाइम ले रहा है एडजस्ट होने में, तो प्लीज़ कोऑपरेट करिए। नेक्स्ट लेक्चर में संभवतः ये प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगी, पहले में आप कर लीजिए थोड़ा सा। उत्तराखंड में कृषि भूमि जोत का औसत आकार क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इसका आंसर है ए, 1 हेक्टेयर से कम। यहाँ तक कि यूपी वाले एग्जामों में भी इस तरह के क्वेश्चन आते रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी आप इसको जानने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वहाँ भी आरओ का एग्जाम है आने वाले समय में।
उत्तराखंड में कृषि भूमि जोत का औसत आकार कितना है? 1 हेक्टेयर से कम है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन है? आसान सवाल, मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत होगी। इसका आंसर एमपी है। परसेंटेज पूछता तो बात अलग हो सकती थी। कमेंट बॉक्स में अगर लिख सकते हैं परसेंटेज वाइज तो आप मुझे भेजिए, और ये भी बताइए मुझे कमेंट में लिखते हुए कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो कवरेज है फॉरेस्ट का वो किस जिले का है। राइट डाउन, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा परसेंटेज उत्तराखंड जिले में, जिले के हिसाब से सबसे अधिक परसेंटेज किसका है वनों का, मुझे बताइएगा। 22, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक भौगोलिक विभाजन नहीं है? किसी एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था भारत की कई सारी क्या है फिजियोग्राफिक यूनिट हैं। तो अगर हम फिजियोग्राफिक यूनिट की बात करें तो इंडिया में देखिए प्लेन्स हैं, पठार हैं, पर्वत हैं, कोस्टल हैं, लेकिन डेजर्ट तो है, लेकिन थार डेजर्ट का अलग से मेंशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी, अर्थात थार रेगिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक भौगोलिक विभाजन नहीं है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? थार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 23, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में नहीं निकलती है? बहुत ही आसान सवाल है। आप समझ सकते हैं कि गंगा, यमुना, गोदावरी सब आंतरिक भागों से निकलती है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से आती है? तिब्बत से। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मुझे को नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, सभी मिट्टियों की खासियत है, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट, सभी मिट्टियों की अपनी खासियत है, लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट कॉटन को किससे मिलता है? काली मिट्टी से, जो गुजरात और महाराष्ट्र में देखने को मिलती है अधिकतर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरण स्रोत नहीं है? ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल। प्राकृतिक गैस। नेचुरल गैस भी कहां से निकलती है? हमारे अर्थ क्रस्ट से निकलती है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 26, आसान सवाल। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद सबसे पहले किस भारतीय राज्य का निर्माण किया गया? ठीक है, आंध्र प्रदेश किया गया। इस हिसाब से 26 का क्या आंसर होना चाहिए? ए। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए सी, क्योंकि आंध्र प्रदेश का गठन तो 1953 में हो गया था, और भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था वो तो 1956 में हुआ था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो इसमें भी आप मुझे लिख के बताएंगे कि आंध्र प्रदेश का आंसर होना चाहिए या महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नहीं होना चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र पहले से ही था। इसका आंसर मेरे ख्याल से फिलहाल आंध्र प्रदेश ही मान के चलिए आप। ठीक है, 26 का ए। 27, कौन सा देश अपनी सीमा भारत के साथ साझा नहीं करता? आसान सवाल है। अफगानिस्तान करता ही है, भूटान करता ही है, श्रीलंका करता ही है। सॉरी, श्रीलंका नहीं करता। श्रीलंका के और इंडिया के बीच में क्या है? पॉक जल संधि है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, श्रीलंका। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को पहला सुनामी रेडी, सुनामी के लिए बिल्कुल तैयार शहर है, कौन सा? विशाखापट्टनम। अच्छा क्वेश्चन है, याद रख के जाएंगे। 28 का सी। भारत में पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिकरण है, शहरीकरण है, वनों की कटाई, ये सभी कारण है। आसान सवाल है, कर ले जाएंगे आप। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन को मैं अच्छा मान सकता हूं। पर्यावरणीय परिणामों की भविष्यवाणी करना, वैकल्पिक और शमन उपाय खोजना, निर्णय निर्माताओं को जानकारी संप्रेषित करना, यानी कि टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेकर। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आंसर इसका आसान है। इसके सभी आंसर क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तराखंड की कौन सी जनजाति अपनी अनोखी बहुपति प्रथा के लिए जानी जाती है? बहुपति पूछ रहा है, इसका आंसर क्या है? सी, 31 का सी। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी, आसान सवाल, हिमालयी मोनाल, में डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। उत्तराखंड का कौन सा लोक नृत्य नवरात्रि के त्योहार के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाता है? शानदार क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर सी या डी में से कोई एक है। ये दोनों तो किसी न किसी अवसर पे किए जाते हैं महिलाओं के द्वारा, और छोले नृत्य तो खैर एक विवाहों के दौरान किए जाने वाला सामूहिक नृत्य भी होता है।
झोरा और बरदा नाटी में से कोई एक है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए 33 का। ठीक है। 34, उत्तराखंड की महिलाओं की पारंपरिक वेशभूषा क्या है? घाघरा चोली, पानके, माइक माइक नाइबी, घाघरी या मेखला चादोर। 34, इसका आंसर संभवतः क्या है? सी, घाघरी। ठीक। अगला क्वेश्चन 35, उत्तराखंड का कौन सा जिला अपनी अनोखी परंपरा रामायण के लिए जाना जाता है? इस क्वेश्चन में ऑप्शंस ठीक ठाक नहीं लिखे हैं। आंसर है चमोली। इसका चमोली में होता है ये फेस्टिवल। बाकी भोटिया, थारू, राजी ये सब तो जनजातियों के नाम हैं। ठीक है, क्वेश्चन के ऑप्शंस ठीक नहीं दिए गए हैं। आंसर लेकिन इसका क्या है? चमोली। उत्तराखंड का कौन सा त्यौहार अपने भव्य मेले और भगवान शिव की पूजा के लिए जाना जाता है? नंदा देवी राजजात का संबंध शिव से नहीं है। श्रीनगर का वैकुंठ चतुर्दशी मेला भी संबंधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैकुंठ का संबंध तो भगवान विष्णु से है। गंगा दशहरा का संबंध किस चीज़ से है? जब गंगा अवतरित हुई थी कहाँ पर? पृथ्वी पर। तो गंगा दशहरा के कई सारे स्टिकर्स आपने उत्तराखंड के घरों के दरवाजे के ऊपर लगे हुए देखे होंगे। अर्थात गंगा का क्या हुआ था? अवतरण हुआ था पृथ्वी पर। संभवतः इसका आंसर क्या है? ए। 36 का आंसर क्या है? ए। भगवान शिव की पूजा के लिए जाना जाता है। ठीक। उत्तराखंड का पारंपरिक भोजन क्या है? बहुत ही आसान सवाल। दाल बाटी चूरमा ये सब तो बिहार और यूपी के हैं। आलू के गुटके, लिट्टी चोखा ये सब। ठीक है। अच्छा, दाल बाटी मेरे ख्याल से वहाँ का है, राजस्थान का। आलू के गुटके हमारे उत्तराखंड के, और लिट्टी चोखा आपका बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का। पोहा ये आपको पता ही होगा। 38, उत्तराखंड की किस कला में चावल के पेस्ट का उपयोग करके दीवारों पर जटिल डिजाइन बनाए जाते हैं? बहुत ही आसान सवाल। आंसर इसका क्या है? ऐपण। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इसको सॉल्व करने में। नवरात्रि के त्यौहार के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाने वाला उत्तराखंड ये, अच्छा ये दोबारा आ गया, छोड़िए इसको। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई एक राजकीय पहल है? इसको मान सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन। 40 का आंसर क्या है? बी, संस्कृति धरोहर। 40 का आंसर क्या हो गया आपका? संस्कृति धरोहर। आगे बढ़ते हैं। 41, अब ये कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड के खास बात, उत्तराखंड के एग्जामों की खास बात यह है कि उत्तराखंड के लगभग सभी एग्जामों में जिसमें जीके आती है उसमें कंप्यूटर के भी ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आने वाले जो क्वेश्चन हैं 50वें तक संभवतः किसके हैं? ये कंप्यूटर के हैं। देखते हैं। पहला, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जटिल गणनाएं करना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, मनोरंजन की सुविधा प्रदान करना, या इंटरनेट से कनेक्ट करना? ठीक है, इंटरनेट से कनेक्ट करना। जटिल गणना तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना काम होता है किस चीज का? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। आसान सवाल है, वैसे बहुत टफ नहीं है, पहले आ चुका है यहाँ के एग्जामों में। ओके। 42, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर में एक गैर स्थिर में, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, रुकिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी इन अ कंप्यूटर? कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर है ROM, रोम। 42 इज द राइट आंसर। ये क्या है? तो सही आंसर क्या है? रोम है, रीड ओनली मेमोरी। फोर्टी थ्री में देखते हैं, कंप्यूटर में मदरबोर्ड का क्या काम है? डेटा भंडारण, गणना करना, अन्य सभी भागों को, कंप्यूटर के भागों को आपस में जोड़ना और उन्हें एक दूसरे के साथ संचार करने में सहायता प्रदान करना, ग्राफिक्स प्रदर्शित करना। 43, इसका आंसर भी क्या है जो काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है इसमें? अन्य सभी कंप्यूटर भागों को आपस में जोड़ना और उन्हें एक दूसरे के साथ संचार में सहायता प्रदान करना। दिस इज द राइट आंसर। ठीक, सी। अगला क्वेश्चन 44, सीपीयू का कौन सा भाग अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है? सीपीयू का कौन सा भाग अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है? कंट्रोल यूनिट,
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट या कैश मेमोरी। 44। तो इसका आंसर होना चाहिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि अंकगणितीय तर्क इकाई। 45। सीपीयू में रजिस्टर का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रजिस्टर इन अ सीपीयू? डेटा स्टोरेज, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, connecting all other computer part and making them communicate with each other, and displaying graphics। और क्या चीज़ है? displaying graphic। इसको पढ़िए, ठीक है। डेटा भंडारण, गणना करना, अन्य सभी कंप्यूटर घटकों को आपस में, हाँ, और एक दूसरे के साथ साझा करना। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका डेटा भंडारण का इसका काम है, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीपीयू इज नोन फॉर डेटा स्टोरेज। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू संरचना का एक प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सीपीयू आर्किटेक्चर, ठीक है। वॉन न्यूमैन अर्थात वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, हॉवर्ड आर्किटेक्चर, प्रिंसटन आर्किटेक्चर, RISC आर्किटेक्चर। काफी शानदार क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है प्रिंसटन आर्किटेक्चर। प्रिंसटन आर्किटेक्चर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 46। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47। सीपीयू में क्लॉक स्पीड से क्या पता चलता है? सीपीयू से क्लॉक स्पीड से क्या पता चलता है? द साइज ऑफ द सीपीयू, मतलब ही नहीं होता। द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी एक्सिक्यूटेड पर सेकेंड, द अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय द सीपीयू, है ना। इसके ऑप्शन थोड़े देखने पड़ेंगे इंग्लिश में। देखिए, द अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय सीपीयू, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड बाय सीपीयू, ठीक। तो इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ने की ज़रूरत है, तब जाके हम थोड़ा सा कनेक्ट कर सकेंगे इसमें, ठीक है ना। तो इसका आंसर है सी, नहीं, इसका आंसर है बी, द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड पर सेकेंड। 47 का आंसर क्या निकल के आ रहा है? बी। 48। सीपीयू संचालन के संदर्भ में पाइपलाइनिंग क्या है? सीपीयू को ठंडा करने की एक विधि, सीपीयू ब्लॉक गति बढ़ाने की एक तकनीक, एकल प्रोसेसर के भीतर निर्देश स्तरीय समानता को लागू करने का एक नई तकनीक, या कैश मेमोरी का आकार बढ़ाने की एक विधि। तो 48 का आंसर है इसमें सी। इसको इंग्लिश में पढ़ना जरूरी है। टेक्निक फॉर इम्प्लीमेंटिंग, ठीक है, मैं इसको पढ़ता हूँ इंग्लिश में। हाँ, दिक्कत हो रही है इसमें। अ टेक्निक ऑफ फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंस्ट्रक्शनल लेवल पैरेललिज्म विद इन अ सिंगल प्रोसेसर इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कंप्यूटर के खास तौर पे, क्योंकि कंप्यूटर क्वेश्चन आते जरूर हैं उत्तराखंड के एग्जामों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 49। सीपीयू के संदर्भ में हाइपर थ्रेडिंग का क्या तात्पर्य है? सीपीयू में कोर की संख्या बढ़ाने की एक विधि, एकल भौतिक सीपीयू, इसको तो इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, मैं ऐसे पढ़ता हूँ इसको। A method to increase the number of cores in a CPU, a technique to make a single physical CPU appear as multiple logical CPU, a technique to increase the clock speed of a CPU, a method to reduce power consumption in a CPU। काफी अच्छा क्वेश्चन है। 49। इसका आंसर है एकल भौतिक सीपीयू को एकाधिक तार्किक सीपीयू के रूप में प्रदर्शित करने की एक नई तकनीक है। आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, पढ़ लेते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनपुट डिवाइस? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, माइक्रोफोन। तो इसका आंसर क्या है? मॉनिटर इज नॉट अ इनपुट डिवाइस। बाकी कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस 50। इसमें से कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे और कुछ थे थोड़े से, मतलब इसमें हमें थोड़ा सा पकड़ बनानी पड़ेगी। तो ये जो वीक हमने रखा है आप लोगों के लिए शनिवार तक के लिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर्स सॉल्व कराए जाएंगे आपको। कुछ करंट इवेंट्स के बारे में और भी जो बाकी अलग से अतिरिक्त जानकारी हो सकती है वो भी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। तो बने रहिए,
और इस क्वेश्चंस को देख लीजिएगा और अपने लेवल से भी जो तैयारी कर सकते हैं करिए। ओके, थैंक यू सो मच।